हे गाइस, मेरा नाम है अरुणा चौहान और हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीजीटी 2016 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। तो हमने इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, अराउंड आई थिंक 16 या 17 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे ऑर्गेनिक के। अब हम आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। उस साइड में जो दिया हुआ है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स गिव्स वोल्फ किस्नर रिएक्शन, यानी वोल्फ किस्नर रिएक्शन जो है कौन सा ग्रुप देता है। तो जो वोल्फ किस्नर रिएक्शन है ये कार्बोनाइल ग्रुप देता है, यानी कि सीओ ग्रुप। इसमें क्या होता है, यानी कि हाइड्रोजन यानी NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस यूज करते हैं और ये जो सीओ ग्रुप को डायरेक्टली चेंज कर देता है CH2 में। तो यहाँ पर ये चीज याद रखनी है, जहां पर भी वोल्फ किस्नर रिडक्शन आ जाए, और या फिर एक होता है क्लेमेंशन रिडक्शन, तो उन दोनों क्या करते हैं, वो दोनों ही CO यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप को किसमें चेंज कर देते हैं, CH2 में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर कौन से ग्रुप को चेंज करते हैं, ये कार्बोनाइल को, यानी आंसर हो गया ये। अब मैं रिएक्शन भी लिख देती हूँ, जैसे कि मान लो हमारे पास में ये दिया हुआ है R कीटोन दिया हुआ है और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम हाइड्रोजन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। एक बेस ले लिया हमने, तो ये कहलाता है वोल्फ किस्नर रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन ग्रुप और ये बेस इस CO को डायरेक्टली किसमें, यानी कि एक तरह से हाइड्रोकार्बन बन गया यहाँ पर CH2R' ये फॉर्म हो जाता है, यानी हाइड्रोकार्बन। तो ये क्या कहलाता है, वोल्फ किस्नर रिएक्शन। क्या हो रहा है, CO को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, CH2 में कन्वर्ट कर रहा है। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा, यानी क्या हो गया, D हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरामाइन इज अ, क्या होता है कोरामाइन। एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि क्या होता है। जैसे कोरामाइन है, तो कोरामाइन जो है वो पायरिडीन का डेरिवेटिव होता है। ये इसका आंसर हो गया A, यानी इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, यानी यहाँ पर N, ये तो पायरिडीन का स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा CO और यहाँ पर N और नाइट्रोजन के साथ 2 इथाइल ग्रुप कुछ इस तरह से लगे हुए होते हैं। तो इसे निकेथामाइड भी बोलते हैं, आई थिंक निकेथामाइड ये भी बोलते हैं। इसका जो नाम होता है कोरामाइन का, इसको जनरली मतलब इस तरह से भी बोलते हैं। वैसे कॉमर्शियली ये कोरामाइन के नाम से बिकती है। और ये क्या है, एक तरह का आई थिंक जो हमारा क्या कहते हैं, जो कोरामाइन है एक तरह की मेडिसिन है। ये मेडिसिनल यूज में आती है जो कोरामाइन होती है। ठीक है, तो आई होप इसका आंसर भी क्लियर होगा। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसे बताना कि कोरामाइन क्या है, वो पायरिडीन का डेरिवेटिव है। तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है और ये क्या होगी, पायरिडीन रिंग। तो एक तरह से इसका डेरिवेटिव हो गया। इसका आंसर क्लियर होगा आई होप। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड बाय एसिटाइलिन व्हेन इट रिएक्ट्स विद लिक्विड ब्रोमीन इन एब्सेंस ऑफ अ सॉल्वेंट, यानी कौन सा इनमें से फॉर्म होगा जब किसकी रिएक्शन, एसिटाइलिन की रिएक्शन कराते हैं लिक्विड ब्रोमीन के साथ, किसकी अनुपस्थिति में, सॉल्वेंट की अनुपस्थिति में, यानी वाटर नहीं ले रहे हैं, यहां पर कोई भी सॉल्वेंट नहीं यूज कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, किसकी रिएक्शन कराने, एसिटाइलिन की। एसिटाइलिन क्या हो गया हमारे पास में, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया एसिटाइलिन। और बोला हुआ है इसकी रिएक्शन करा रहे हैं ब्रोमीन के साथ में। ठीक है, लिक्विड ब्रोमीन है ये। और ये क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। और जैसे ही जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेशन होता है, तो वो रेडिश ब्राउन कलर कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है यहाँ पर ये एसिटाइलिन, इसमें भी ब्रोमीन अटैक करके मतलब इसके साथ में अटैच हो जाएगा, और जो कलर है सॉल्यूशन का, इसका जो रेडिश ब्राउन कलर है वो कलरलेस हो जाता है इसमें। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर मजे की बात ये है कि जब विदाउट सॉल्वेंट हो रही है, तो ये ब्रोमीन जो है ये क्या करेगा, 2Br2 यहाँ पर लग जाते हैं एक्सिस में, यानी कि ये बना लेगा, एक Br ये आ गया, एक Br ये आ गया, CH एक Br ये आ गया और एक Br ये आ गया, यानी ये बनाएगा टेट्राब्रोमाइड, यानी एसिटाइलिन टेट्राब्रोमाइड फॉर्म होगा इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट।
यानी आंसर क्या है हमारा, एसिटाइलिन टेट्राब्रोमाइड, यानी ये आंसर हो गया। ये तो मोनोब्रोमाइड है। और डाइब्रोमाइड कब फॉर्म होता है, डाइब्रोमाइड कब फॉर्म होता है, जब इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं, ब्रोमीन वाटर बोलते हैं ना, ब्रोमीन वाटर Br2 H2O की प्रेजेंस में, तो तब डाइब्रोमाइड फॉर्म होगा। यानी CH एक Br यहां लग जाएगा और CH एक Br यहां लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। क्या फॉर्म होता है, टेट्रा, इसे क्या बोलेंगे, टेट्रा ब्रोमो इथेन। ठीक है, 4 ब्रोमीन है ना, 1 2 3 4, 2 कार्बन है, तो टेट्रा ब्रोमो इथेन फॉर्म हो रहा है इसके साथ में। ठीक है, एक यहां लग गया, एक यहां लग गया, एक यहां लग गया, मतलब एक तरह से चारों ब्रोमीन अटैच हो गए। लेकिन जब इसके साथ करा रहे हैं इसकी रिएक्शन, तो क्या फॉर्म होगा, डाइब्रोमो। यहाँ पर 2 ब्रोमो लग रहे हैं, डाइब्रोमो इथीन फॉर्म हो रहा है जब ब्रोमीन वाटर के साथ करा रहे हैं। और वाटर या फिर कोई भी सॉल्वेंट नहीं है तो क्या फॉर्म हो रहा है, टेट्राब्रोमो इथेन। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, हिंदी में होगा ये, एक यौगिक है A यानी C5H8O2 पेटेंट में अपचयित होता है। A जो है वो NH2OH के साथ डाइऑक्साइम बनाता है तथा सकारात्मक आइडोफॉर्म व टॉलन परीक्षण देता है, तो A की संरचना निम्न में से होगी। ये है, यानी कि कंपाउंड A है एक पेंटेन इस तरह से, जो कि NH2OH के साथ में क्या कर रहा है, ए जो है फॉर्म कर रहा है, डाइऑक्साइम बना रहा है। यानी कि इस काइंड का, जैसे ये होते ना एन के साथ में इस तरह से ओ लगा हुआ होता है, जैसे तो इस तरह से वो लगा हुआ होता है ना, तो ये क्या कर रहा है, डाइऑक्साइम बना रहा है। यानी कि सी के साथ में आपने देखा होगा ना, इस तरह से एन लग जाता है ऑक्सीजन के साथ में, तो ये क्या बना रहा है, NH2OH के साथ में डाइऑक्साइम बना रहा है। एंड ऑल्सो गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। हाँ, यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट आ गया भाई, अब टॉलन टेस्ट भी आ गया, तो हिंट तो हमें मिल गया। आइडोफॉर्म यानी कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी इस तरह का, तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब यहां पर देखो कहां कहां पर दिया हुआ है, एक तो ए में दिया हुआ है और एक बी में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी यहां पर भी दिया हुआ है ये रहा, और इसको तो काट ही दो, इसमें है ही नहीं। ठीक है, सी वाले में नहीं है। दूसरा टेस्ट दिया है टॉलरेंस टेस्ट। अब टॉलरेंस टेस्ट जो है वो कौन देता है, वो देता है एल्डिहाइड, ये देते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट काइंड ऑफ, ऐसे होता है ना AgNO3 एंड NH4OH इस टाइप में, तो इसको यूज करके क्या देते हैं, टॉलरेंस टेस्ट। तो ये कौन देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। तो अब एल्डिहाइड कहां पर है इसके साथ में, यहां पर तो एल्डिहाइड है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। यहां पर भी कहीं एल्डिहाइड नहीं दिख रहा, कीटोन है, ये भी कट गया। तो ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन हो गया ए, क्योंकि ये क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट, और ये क्या देगा, टॉलरेंस टेस्ट। तो इसका आंसर हो गया ए। आई होप आंसर क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है यानी उत्पाद है वो क्या होगा। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है कुछ देखकर याद आ रहा है, AlCl3 है यहां पर, और जी यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये इस तरह का कोई बेंजीन के साथ में CH2Cl लगा हुआ है। कुछ याद आया, जैसे कि हम लेते हैं CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, मान लो किसी टोलुइन के साथ में करा दिया या बेंजीन के साथ में करा दिया, तो ये जो है ग्रुप ये कहाँ लग जाता है, यहाँ पर लग जाता है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। एक तरह से क्या हो गया, यहाँ पर ये CH3 आकर लग गया, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन काइंड ऑफ रिएक्शन हो जाती है यहाँ पर। और क्या फॉर्म होता है इस तरह से, तो ये तो याद होगा आपको, है ना, ये वाला ग्रुप आकर यहाँ लग गया CH3। तो ये जो रिएक्शन है सेम यहाँ पर भी ये रिएक्शन हो रही है, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यहाँ पर भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होती है, यानी ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पर 2 दिए हुए हैं इसके मोल, यानी इस तरह से, और ये है CH2Cl। ऐसे ही दूसरा वाला भी हम ले लेंगे यहाँ पर इस तरह से, और ये है
CH2Cl, CH2Cl इस तरह से, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ये एनहाइड्रस AlCl3 है, इसकी प्रेजेंस में। तो यहाँ पर भी सेम चीज होगी, ठीक है। ये AlCl3 क्या ले लेता है, Cl को ले लेता है, AlCl4 माइनस बन जाता है मैकेनिज्म में। फिर ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो जाएगा। ये Cl जो है ये Al के साथ बाहर निकल जाता है, ये वाला Cl भी Al के साथ में AlCl3 एक और मोल ले लेंगे, उसके साथ बाहर निकल जाएगा। इस पे पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर लग जाएगा, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर, और ये वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लग जाएगा, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर। तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ बनता है यहाँ पर ऐसे, जैसे ये हो गया यहाँ पर CH2, ये CH2 और ये CH2, ठीक है। अब इसको हीट कर देते हैं तो -2H+ बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ पर फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कुछ इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है इस रिएक्शन में, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये क्या है, एंथ्रासीन है ये। तो प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शन का, एंथ्रासीन, यानी ये हो जाएगा एंथ्रासीन इसका रिजल्ट। यानी इस जो रिएक्टेंट है उसका प्रोडक्ट क्या बना, एंथ्रासीन फॉर्म हुआ, यानी बी इसका आंसर हो गया। आई होप इसका आंसर जो है वो क्लियर होगा आप लोगों को। और ये रिएक्शन कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, एल्काइलेशन रिएक्शन है, वो किसके साथ में मतलब अच्छे से नहीं होगी, एल्काइलेशन या एसाइलेशन जो भी हो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो इन सब में से किसके साथ में नहीं होगी अच्छे से। तो एक बार इनका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। पायरोल का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कुछ ऐसा होता है पायरोल, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये तो लोन पेयर इन्वॉल्व होते हैं कॉन्जुगेशन में। थायोफीन का क्या होता है, थायोफीन का ये होता है स्ट्रक्चर। पायरिडीन का क्या होता है, पायरिडीन का होता है ये स्ट्रक्चर, इसके लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होते हैं कॉन्जुगेशन में। और फ्यूरान का क्या होता है, फ्यूरान का होता है ऑक्सीजन, यानी ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी ये दिए हुए हैं नाइट्रोजन, सल्फर, ये फ्यूरान, पायरिडीन, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, इसके तो ये इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन में, तो ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसमें एक लोन पेयर तो इन्वॉल्व है, एक बाहर है, इसमें भी एक लोन पेयर इन्वॉल्व है और एक लोन पेयर बाहर है। अब पायरिडीन में जो लोन पेयर है वो इन्वॉल्व नहीं होता है कॉन्जुगेशन में। अब यहाँ पर क्या है, जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसकी वजह से क्या होता है, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है। यानी जो पायरिडीन है उसका बेसिक नेचर होता है, यानी इसका क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। अब बेसिक नेचर होने की वजह से क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम यूज करते हैं लुईस एसिड, जैसे AlCl3 या FeCl3 इस टाइप के लुईस एसिड यूज कर लेते हैं। अब जब एसिड बेस के पास में जाएगा तो वो अटैक थोड़ी ना करेगा, वो तो नाइट्रोजन के साथ में मिल करके एक तरह का सॉल्ट यानी कि एक तरह का अलग कंपाउंड बना लेगा। जैसे कि अगर AlCl3 क्योंकि हम इस रिएक्शन में यूज करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, जो कि है एक लुईस एसिड। अब ये लुईस एसिड है तो ये लोन पेयर की तरफ भागेगा यहाँ पर, और ये क्या करेगा, जो नाइट्रोजन है उसके साथ में, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है, ठीक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं देगा, ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं देगा, इसका कुछ एसिडिक करेक्टर आ जाता है थायोफीन वगैरह का। अब आप कहोगे कि फ्यूरॉन के पास तो दो हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो गया लेकिन एक तो है इसके पास में, लेकिन जो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं देगा। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा AlCl3 को, तो इसकी वजह से इसके साथ में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है पायरिडीन के साथ में। तो AlCl3 क्या करेगा, इसके साथ में यहाँ पर AlCl3 माइनस इस तरह का प्रोडक्ट बना लेता है, मतलब बीच में इस तरह का सॉल्ट बना लेता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया C, यानी पायरिडीन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देता है। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये जो रिएक्शन है इसमें हमें बताना है कि ये जो ए है वो क्या है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये दिए हुए हैं ऑप्शंस, इनमें से कोई एक होगा ऑब्वियसली ये। तो अब देखते हैं, जब टोलुइन की रिएक्शन Cl2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है। यहाँ पर फॉर्म होता है, क्योंकि Cl2 है, एक्सिस में होगा, ये तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट Cl2 क्या करेगा, रिंग पर तो अटैक करेगा नहीं यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। कहाँ अटैक करेगा, इस CH3 पर अटैक करेगा। तो जब CH3 पर अटैक करता है तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन CCl3, ठीक है, या बेंजो ट्राइक्लोराइड भी बोल सकते हैं, ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन फॉर्म होता है यहाँ पर। अब जब इस ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ में कराते हैं तो यहाँ पर बनता है, ये जो Cl3 है ये OH जो है इसको रिप्लेस करेगा, सब्सटीट्यूट कर देगा, यानी कि OH आ जाएगा, एक OH यहाँ आ जाएगा और एक OH और आ जाएगा, यानी कि 3 OH लग जाएंगे इन 3 Cl की जगह। तो यानी माइनस के यहाँ से 3 क्या निकले होंगे, NaCl बाहर निकले होंगे इस रिएक्शन में, ठीक है। और बना क्या होगा ये, अब जब इसे हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है, यहां से निकल जाएगा क्या, यहां से निकल जाएगा वाटर, यानी H2O यहां से बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, प्रोडक्ट A, क्योंकि H2O यहाँ पर बाहर निकल गया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। तो प्रोडक्ट क्या हो गया इस रिएक्शन का, बेंजोइक एसिड, यानी डी हो गया इसका आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। यानी जब टोलुइन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ में लाइट की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो ये जो टोलुइन है इसमें ये CH3 ग्रुप पर अटैक करेगा, यानी CCl3 बन गया यहाँ पर ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। अब क्या हो रहा है, जब NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो Cl3 को, यानी कि 3 Cl को 3 OH ने रिप्लेस कर दिया। अब जब हीट होगी, अब ये स्टेबल तो होगा नहीं इस तरह से 3 OH ग्रुप एक ही कार्बन पर, तो क्या होगा, ये दो मतलब कि हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन क्या निकल जाएंगे, वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और मिलेगा क्या, प्रोडक्ट ए, यानी बेंजोइक एसिड। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि ए और बी क्या है। अब यहां पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, HBr दिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और HBr दिया हुआ है, यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ है। अब लाइट की प्रेजेंस में क्या होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। और फ्री रेडिकल में क्या होता है, ये एक तरह से जैसे कि पेरोक्साइड इफेक्ट वाली रिएक्शन होती है, यानी कि एंटी मार्कोवनिकॉव्स एडिशन होता है, वैसा ही यहाँ पर लाइट के साथ में होगा। यहाँ पर दी हुई है एल्कीन, यानी कि बेंजीन के साथ में ये एल्कीन जुड़ी हुई है इस तरह से, यानी एक तरह से इथीन जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, जब HBr के साथ में लाइट आ गई है, यानी यहाँ पर फ्री रेडिकल हो जाएगी रिएक्शन, और फ्री रेडिकल में क्या बनेगा, एंटी मार्कोवनिकॉव्स एडिशन प्रोडक्ट। एंटी मार्कोवनिकॉव्स यानी लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पर लगेगा क्या, जो Br है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पर क्या लगेगा, जो Br लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें बनेगा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से, यानी यहाँ पर तो आ गया हाइड्रोजन और यहाँ पर लग गया CH2 के साथ में इधर Br, तो ये तो हो गया B। और जब HBr दिया हुआ है तो यहाँ पर होगा मार्कोवनिकॉव्स एडिशन। मार्कोवनिकॉव्स एडिशन में Br कहाँ लगता है, यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड में, इस पर कुछ नहीं होगा, इसी पर होगा बस। तो यहाँ पर Br कहाँ लगेगा, यहाँ पर, यानी A क्या बनेगा, A बनेगा ये, यानी यहाँ पर लगेगा Br और यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया, तो ये हो गया क्या, A। तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया A कहाँ पर है, ये तो एक से तो बनेंगे नहीं, ये वाला आंसर हो गया। तो आंसर हो गया इसका C, यानी A कौन सा हो गया, ये वाला प्रोडक्ट, और B हो गया ये वाला प्रोडक्ट। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन, हमें प्रोडक्ट बताना है कि ये जो बेंजल्डिहाइड है जब उसकी रिएक्शन करा रहे हैं, ये है मैलोनिक एसिड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, यानी कि इथाइल अल्कोहल एंड अमोनिया ले रहे हैं, तो ए क्या बनेगा।
अब यहाँ पर हम बना लेते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड हो गया हमारे पास में ये, यानी C6H5CHO, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड क्या हो गया, CH2COOH एंड COOH, ये हो गया मेलोनिक एसिड। अब ये रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, या फिर इसके साथ में और इथाइल अल्कोहल ले रहे हैं और हीट कर रहे हैं। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, मतलब इसकी पूरी मैकेनिज्म है। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, बेस बाहर निकलेगा, उसके बाद में यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसके डबल बॉन्ड के साथ में। तो लंबी चौड़ी मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सिनेमिक एसिड, यानी सिनेमिक एसिड, यानी इस तरह से ये CH यहाँ पर लग जाएगा, इसमें हाइड्रोजन निकल जाता है, और COOH, यानी इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH और ये COOH, यानी ये होता है सिनेमिक एसिड। ये बनता है इसमें प्रोडक्ट, और निकलता है वाटर एंड CO2 इस रिएक्शन में। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ये सिनेमिक एसिड। आई होप इसका जो आंसर है वो क्लियर होगा कि क्या होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी हमें यहाँ पर भी क्या बताना है, प्रोडक्ट P बताना है, इस रिएक्शन में क्या होगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है एसिटाइलिन, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया ये। अब हमें पता है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो हाईली सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स एसिडिक प्रोटोन, यानी एसिडिक प्रोटोन के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, हाईली सेंसिटिव होता है। जैसे ही इसको एसिडिक प्रोटोन मिल गया, समझ लो इसने उस प्रोटोन को ले लिया और हाइड्रोकार्बन बना दिया। चाहे वो इसको एमीन से मिल जाए, वाटर से मिल जाए, यानी कि मॉइस्चर से मिल जाए, कहीं से भी वाटर से मिल जाए, किसी मतलब एल्काइन से मिल जाए, टर्मिनल एल्काइन से, ठीक है, या फिर किसी भी अमाइन से मिल जाए, एसिड से मिल जाए। तो जहां भी इसको एसिडिक प्रोटोन मिला, किसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, इसने उस एसिडिक प्रोटोन को निकाल लिया बाहर। अब यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी मोल्स नहीं दिए हुए हैं कि 1 मोल है 2 मोल है, तो एक के हिसाब से लेंगे हम, क्योंकि एक ही दिया हुआ है, तो ये एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ये मान लेते हैं यहाँ पर। यानी ये वाला या फिर ये वाला, दोनों में से किसी भी इसको हाइड्रोजन को, एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा और क्या बना देता है, हाइड्रोकार्बन। यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा, ET, यानी C2H5 के जगह पर यहाँ पर ये क्या है, C2H5 है, यानी ET है, इथाइल है, तो ये हो जाएगा C2H6। इसने यहाँ से हाइड्रोजन को उठा लिया और क्या बना दिया, हाइड्रोकार्बन, यानी इथेन फॉर्म कर दिया यहाँ पर। इसके अलावा इसके साथ में क्या बनेगा, ये जो MgBr है वो यहाँ पर आकर लग जाएगा, प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर MgBr आकर लग गया। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा रिएक्शन का, CHCMgBr, यानी A हो जाएगा इसका प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर दिए होते 2 मोल इसके, तो फिर कौन सा हो जाता, ये वाला प्रोडक्ट हो जाता। तो एक कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है, एक ही मोल दिया हुआ है, समझ लेंगे हम। तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्रोटॉन को उड़ा देगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि हाईली सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स एसिडिक प्रोटॉन, तो यहाँ से प्रोटॉन को उड़ा लेगा और क्या बना देगा, इस तरह का प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, आई होप इसका आंसर भी क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें बताना है कि जो चेयर और बोट फॉर्म है, यानी कि कुर्सी और नाव, जो इसमें बताना है, यानी कि दोनों कुर्सी एवं नाव की जो फॉर्म है उनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगी, साइक्लोहेक्सेन की कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। अब शुद्ध हिंदी में तो ये दिया हुआ है कि दोनों कुर्सी एवं नाव संरूपण में कोण तनाव होता है। बी में दिया हुआ है केवल कुर्सी संरूपण कोण तनाव से मुक्त है। तीसरा ऑप्शन है केवल नाव संरूपण कोण तनाव से मुक्त है। और डी है कि दोनों ही कुर्सी एवं नाव संरूपण कोण तनाव से मुक्त हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमें बताना है कि कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी और क्यों होगी, या दोनों ही स्टेबल होंगी, यानी चेयर और बोट फॉर्म। तो चेयर फॉर्म तो साइक्लोहेक्सेन की कैसे होती है, इस तरह से होती है ना, चेयर फॉर्म ऐसे करके, ये कौन सी होगी, चेयर फॉर्म होगी।
और बोट फॉर्म में क्या होता है, इस तरह से होती है। तो इन दोनों में से कौन स्टेबल होता है ज्यादा, चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि चेयर फॉर्म में क्या होता है, ये वाला आप देख सकते हो ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों दूर दूर हैं, तो स्ट्रेन नहीं होगा, स्टैटिक स्ट्रेन नहीं होगा। दूसरा, इसमें टोरोजनल स्ट्रेन भी नहीं होता है, यानी कि स्ट्रेन फ्री होती है। जो चेयर फॉर्म है वो क्या होती है, स्ट्रेन फ्री होती है। तो इसलिए जो साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, यानी कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगी, चेयर फॉर्म। बोट फॉर्म में क्या हो गया, ये वाला और ये वाला, ये दोनों पास पास आ गए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उसकी वजह से स्ट्रेन हो जाता है बोट फॉर्म में। ठीक है, पास है। अब अगर इसको ट्विस्ट कर दो तो ट्विस्टेड फॉर्म कुछ इस तरह से हो जाएगी, थोड़ा सा दूर हो जाती है आई थिंक, मतलब इसको ऐसे घुमा दिया, इसको पकड़ के ऐसे ट्विस्ट कर दिया, तो ट्विस्ट करने पर ये थोड़ा दूर हो जाती हैं एक दूसरे से, इस तरह से ट्विस्ट करने पर ये क्या होती हैं, थोड़ा दूर हो जाती हैं एक दूसरे से। तो ये किसकी हो गई, बोट फॉर्म की एक तरह से ट्विस्टेड बोट फॉर्म है। ये हो गई बोट फॉर्म और ये हो गई ट्विस्टेड बोट फॉर्म। और एक फॉर्म और होती है इसकी, हाफ चेयर। हाफ चेयर मतलब इतना तो है और इसको उठा के यहां पर बीच में रख दिया, जैसे यहां पर ये तो हो गया इतना और यहां पर इसको, ये हो गया हाफ चेयर। तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है, ये चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी चेयर फॉर्म, यहां लिख दे रही हूं मैं, नीचे दिखाई नहीं देगा। उससे थोड़ा सा कम स्टेबल कौन सी होगी, ट्विस्ट बोट, क्योंकि ये वाले जो एंगल है ये दूर दूर हो गए तो स्ट्रेन कम हो गया ट्विस्ट बोट में, तो ये होगी ट्विस्ट बोट। फिर उससे कम कौन सी होगी, बोट फॉर्म, और सबसे कम कौन सी हो गई, हाफ चेयर। हाफ चेयर। तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं कि ये दोनों चेयर और बोट कन्फर्मेशन में एंगल स्ट्रेन होता है, गलत है, क्योंकि चेयर में एंगल स्ट्रेन नहीं होता है। ओनली चेयर कन्फर्मेशन इज फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन, हाँ जी ये बात भी सही है। ओनली बोट, नहीं ये भी गलत है। बोथ चेयर एंड बोट आर फ्री फ्रॉम, नहीं, क्योंकि बोट फॉर्म जो है वो फ्री नहीं होती है एंगल स्ट्रेन से। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ओनली चेयर कन्फर्मेशन इज फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता है, यानी NaHCO3 वाला टेस्ट नहीं देता है। अब जो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है ये यूज होता है डिस्टिंग्विश करने के लिए किसके बीच में, कार्बोक्साइलिक एसिड जो भी ग्रुप वाले होते हैं फ्रॉम फिनोल से, क्योंकि फिनोल्स तो ये टेस्ट देते नहीं है। तो या फिर एक तरह से बोल सकते हैं ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, यानी कि CO2 निकलती है रिएक्शन में विद ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ में इसमें। ठीक है, तो एक तरह से बोल सकते हैं हम यहाँ पर कौन सा जो है एसिड है, एक तरह से इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक तरह से फिनोल को और कार्बोक्साइलिक एसिड ग्रुप से डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, या फिर एसिड्स के साथ में भी ये इजिली प्रोडक्ट बना देता है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड जो है बेंजोइक एसिड से भी अच्छा एसिड है एक तरह से, तो इसके साथ तो देगा ये टेस्ट, बेंजोइक एसिड के साथ भी ये टेस्ट देता है, CO2 निकलती है। अब ये यहाँ पर आ गया ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अब ये आ गया SO3H ग्रुप लग गया, सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग गया, यानी ये भी एसिड हो गया, तो इसके साथ भी ये टेस्ट देता है। लेकिन यहाँ पर फिनोल आ गया और ऊपर से ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, यानी जो नाइट्रोजन NO2 है इसका इसके साथ में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। तो एक तो इसने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली इसके साथ में, इसके हाइड्रोजन ने, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वैसे भी अवेलेबल नहीं होगा देने के लिए, क्योंकि जब हाइड्रोजन अवेलेबल होगा तभी तो रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी।
तो ये जो है, ये वाला जो ग्रुप है यानी ये वाला जो कंपाउंड है यानी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये इसका आंसर हो गया। ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता है, तो आंसर हो गया ये वाला। बाकी ये सारे जो हैं ये सब सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एलिजरीन इन द फॉलोइंग। इनमें एल्जरीन क्या है इनमें, तो एल्जरीन एक्चुअली फॉर्म कैसे होता है, इसमें क्या फॉर्म होता है, जब थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराते हैं हम, थैलिक एनहाइड्राइड, ये हो गया थैलिक एनहाइड्राइड, इसकी रिएक्शन कराते हैं कैटिकोल से। कैटिकोल क्या हो गया, ये हो गया कैटिकोल OH इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में अराउंड 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो ये क्या बनाता है, एलिजरीन बनाता है। एल्जरीन कैसे, यहां से इसको हटा दो और इसको ऐड कर दो, इस ऑक्सीजन की जगह पर ये पूरा ग्रुप लगा दो यहां पर। ये 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहलाता है जो कैटिकॉल है। तो ये हो जाएगा एल्जरीन फॉर्म होता है कुछ इस तरह से। ये CO तो यहीं रहेगा और ऑक्सीजन की जगह पर क्या आ गया, ये रिंग आ गई OH, ये आ गया यहां पर और ये OH। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी एंथ्रासीन, एंथ्राक्यूनोन, नॉट सीन क्योंकि ये CO लगे। तो ये क्या हो गया, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी एंथ्राक्यूनोन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया B, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी एंथ्राक्यूनोन क्या है, एल्जरीन है। आई होप इसका आंसर भी क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भी हमें A एंड B बताना है क्या होगा। यानी जब इसकी रिएक्शन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है यानी कि THF है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं HCl एंड ZnCl2 के साथ में। तो यहां पर क्या होता है, इस ऑक्सीजन को हटा देता है ZnCl2 और HCl और इसकी जगह पर 2 Cl लग जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या फॉर्म होगा, इस रिएक्शन में फॉर्म होगा यानी कि CH2 जो A फॉर्म होगा, CH2 टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ में यहां पर Cl और यहां पर Cl, ऑक्सीजन यहां से हट जाता है। ठीक है, तो A तो हो गया ये। अब ये CN है, ये क्या करेगा, यहां पर एक तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, यानी CN की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। Cl की जगह पर क्या आ गया, CN लग जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, यानी यहां भी CN आ गया, अब यहां भी CN आ गया। अब अगर CN यानी कि इस वाले पर अगर H2Ni की रिएक्शन कराते हैं तो H2Ni क्या करेगा, एक तरह से हाइड्रोजनेशन करा देगा। ठीक है, यहां पर यानी रिडक्शन करा देता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे इन CN की में, यहां पर भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और यहां पर भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, ऐसे ही इस CN में भी। तो यहां पर क्या बन जाएगा, यानी कि CH2 ये तो ऑलरेडी थे 4 CH2 और यहां पर C की जगह आ गया CH2 और N की जगह आ गया NH2, यहां पर भी CH2 और NH2। तो ये क्या फॉर्म हो गया, हेक्सा मिथाइलिन डायएमीन, यानी 1 2 3 4 5 6 तो मिथाइल ग्रुप हो गए और 2 अमाइन ग्रुप हो गए। तो हेक्सा मिथाइलिन डायअमाइन फॉर्म होता है इसमें। ये क्या हो गया, B हो गया और A क्या हो गया, A ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, यानी ये हो गया 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन और हेक्सामिथाइलिन डायएमीन, यानी B इसका आंसर हो गया इस पूरे क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है इसमें से। हिंदी में क्या बोलेंगे, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर को अर्ध संश्लेषित बहुलक, यानी अर्ध संश्लेषित बहुलक कौन सा है इनमें से। तो ये रेशम यानी सिल्क है, तो नेचुरली मिलता है। वुड यानी लकड़ी, ये भी नेचुरली मिलती है। नेचुरल रबर यानी कि प्राकृतिक रबर जो है वो भी नेचुरली मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, रेयन हो गया। ये क्या है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है, ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है रीमर टीमैन रिएक्शन देता है। अब रीमर टीमैन रिएक्शन आपको पता है क्या होती है, कि जब फिनोल की रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ में, CHCl3 के साथ में फर्स्ट एंड, और इसके साथ में क्या ले लेते हैं,
KOH या NaOH ले लेते हैं, ठीक है। एंड सेकंड ले लेते हैं वाटर इन एसिडिक मीडियम, इसके 3 मोल्स होंगे KOH के। तो क्या फॉर्म होता है, सैलिसैल्डिहाइड फॉर्म होता है। OH यहां पर आ जाएगा CHO, तो सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है, हाइड फॉर्म होता है इस रिएक्शन में। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, रीमर टीमैन रिएक्शन कहलाती है। इसमें जो है कार्बीन एज अ इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेक्रोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है, डेक्रोन। तो डेक्रोन जो एग्जाम्पल है वो है यानी पॉली एस्टर का, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉली एस्टर। और पॉलीएमाइड नाइलोन 66 की जो होते हैं वो उसका पॉलीएमाइड का एग्जाम्पल है। तो ठीक है, तो डेक्रोन किसका एग्जाम्पल है, पॉली एस्टर का। आई होप इसका आंसर भी क्लियर होगा, ये तो ऐसे ही जनरली देख के बताने वाले क्वेश्चन है, जी आप बता दोगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है और हमें बताना है कि ये रिएक्शन जो है वो कौन सी रिएक्शन है। अब हमें पता है जो जैसे ये डाईएजोनियम सॉल्ट दिया हुआ है, तो ये जो रिएक्शन है कौन देते हैं, सेंट मेयर्स रिएक्शन कहलाती है। यानी जब डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन CuCN के साथ में करा रहे हैं तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है सेंट मेयर्स रिएक्शन, यानी कि A इसका आंसर होगा। इस रिएक्शन में क्या बनता है, जो AR है यानी N2 और X को कौन रिप्लेस कर दे रहा है, यहाँ पर CN रिप्लेस कर दे रहा है, ये CN की जगह आकर लग जाएगा यहाँ पर इस तरह से, यानी CN और क्या बनेगा रिएक्शन में, N2 प्लस ये Cu X के साथ में आ जाएगा। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है सेंट मेयर्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़िराडे सिमेट्री बतानी है। अब इसमें ट्रिक याद रखना एक, ज़िराडे में क्या होगा, ज़िराड सिमेट्री में क्या होता है, यानी कि अगर सिग्मा बॉन्डिंग में है तो ये ज़िराड हो जाएगा, ठीक है, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में है तो ये अनज़िरेड हो जाएगा। ऐसे ही जो पाई है अगर वो एंटी बॉन्डिंग में है तो ज़िरेड, एंड अगर पाई जो है वो बॉन्डिंग में है तो एंटी बॉन्डिंग में है तो ज़िरेड, अगर बॉन्डिंग में है तो अनज़िरेड हो जाएगा। तो यानी कि हमें क्या बताना है, ज़िरेड सिमेट्री बतानी है, कौन सी होगी, तो सिग्मा में होगी और पाई एंटी बॉन्डिंग में क्या होगी, ज़िरेड सिमेट्री होगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, C हो गया हमारा आंसर। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी एनिलीन की जब ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी ये हो गया एनिलीन हमारे पास में और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं ग्लिसरॉल के साथ, ग्लिसरॉल क्या हो जाएगा, ये हो गया ग्लिसरॉल। तो क्या फॉर्म होता है, ले रहे हैं PHNO2 एंड ये H2SO4 एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, अब मैकेनिज्म तो मैं करा नहीं रही यहाँ पर, इसमें प्रोडक्ट फॉर्म होता है यहाँ पर क्यूनोलिन, यानी इसका आंसर हो गया D। और ये जो सिंथेसिस है इसको बोलते हैं स्क्रैप सिंथेसिस, स्क्रैप सिंथेसिस या रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है यानी कि एनिलीन से ग्लिसरॉल को यूज करके क्यूनोलिन बनाने की प्रोसेस कहलाती है स्क्रैप सिंथेसिस। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जो है अपना रोल प्ले करता है, जो ब्लड है उसको कोएगुलेट करने में, खून का थक्का जमाने में, कौन सा, तो ये तो आपको सबको पता है, जनरल सा क्वेश्चन है, विटामिन K इसका आंसर हो गया। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है सिर्फ, ठीक है। अब बढ़ते हैं जो इस सेट के लास्ट ऑर्गेनिक के क्वेश्चन की तरफ, यानी जो ऑर्गेनिक का लास्ट क्वेश्चन है इसमें उसकी तरफ। अब हमें यहां पर बताना है इस क्वेश्चन में जो इनका स्टेबिलिटी यानी कि स्थायित्व का ऑर्डर है वो बताना है। तो यहां पर हम देखेंगे, हम बात कर रहे हैं फ्री रेडिकल की। अब यहां पर फ्री रेडिकल की जब बात कर रहे हैं तो यहां पर ये है एलाइल फ्री रेडिकल, ये है बेंजाइल फ्री रेडिकल, ये है सेकेंडरी बेंजाइल और ये है 3 डिग्री बेंजाइल वाला, ठीक है। तो यहाँ पर टर्शरी जो बेंजाइल वाला है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा सबसे ज्यादा स्टेबल, जैसे कि क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्योंकि स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही है फ्री रेडिकल की वो डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, यानी जो ये रेडिकल है जितना ज्यादा डिलोकेलाइज होगा उतना ही ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी, यानी कि रेजोनेंस जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब इसमें कितने हैं, यानी कि बेंजीन रिंग है, 3 बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन रिंग के कितने
इस तरह से, यानी 3 पाई बॉन्ड इसके हो गए, 3 इसके हो गए और 3 इस वाली रिंग के हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए 9। और इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कितने हो जाएंगे 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। ठीक है, एक ज्यादा। ऐसे ही जब C6 यानी कि जो टर्शरी बेंजाइल रेडिकल है ये वाला हो गया, एक सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी वाले में एक C6H5 यहां लगा हुआ है और एक C6H5 यहां लगा हुआ है। ठीक है, एक रेडिकल ये हो गया। इसमें कितने हो जाएंगे 3 इसके 6 और एक 7 हो गए। ऐसे ही जो C6H5 CH2 रेडिकल है उसके कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। और जो इस तरह से CH2 यानी कि एलाइल रेडिकल है उसके कितने हो जाएंगे, उसके 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसके तो हो गए 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके होंगे 4, इसके होंगे 7 और इसके होंगे 10। यानी ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यानी इसका ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो यहाँ पर ऑर्डर देख लीजिए किसमें है ये वाला 3 2 1 एलाइल, यानी कि सी इसका आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का 123 नंबर वाले का। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन किए हैं हमने इनका आंसर आप लोगों को क्लियर होगा, समझ में आए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस है वो। थैंक यू।